एपिसोड 1 की शुरुआत होती है साल 2005 में एक गांव के घर से, जहां पुलिस ने एक घर को घेर रखा है। वो लोग निशाने पे एक आदमी को रखते हैं जिसका नाम चंदन महतो है। पुलिस ऑफिसर अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स का वेट कर रहा होता है। वही बिहार के डीजीपी नीरज प्रधान बहुत बेचैन होकर अपने घर में इधर उधर घूमते हैं। इस बेचैनी का कारण होता है बिहार में हो रहे इलेक्शंस का, जिसके रिजल्ट्स का सीधा असर डीजीपी के पोजीशन पे होगा। उसे जीतने वाली पार्टी को खुश रखना है, इसीलिए अपडेट लेता रहता है अपने साले से, जो वोट काउंटिंग स्टेशन पे डिप्लॉयड है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उजियार प्रसाद जीतने वाला है, तो वो ऑर्डर देता है चंदन महतो को अरेस्ट करने का, क्योंकि चंदन महतो ने उजियार प्रसाद के आदमी को मौत के घाट उतार दिया था और उसके अरेस्ट पे उजियार प्रसाद खुश होगा और डीजीपी को उसकी जॉब से हटाया नहीं जाएगा। पुलिस ऑर्डर मिलते ही उसके घर को घेर लेती है और रेडी होती है घर में घुस के उसे अरेस्ट करने के लिए। लेकिन तभी इलेक्शन के काउंटिंग में फेरबदल हो जाता है और हारने वाले सर्वेश कुमार अब जीतने के करीब आ जाते हैं। ये पता चलते ही डीजीपी फिर से ऑर्डर देता है, लेकिन इस बार चंदन महतो को अरेस्ट ना करने का ऑर्डर होता है। ऑन ग्राउंड पुलिस को यह ऑर्डर ना चाह के भी फॉलो करना पड़ता है। जब पुलिस वापस पीछे हटती है तब ऑफिसर को चंदन दिखता है। ऑफिसर सोचता है कि चंदन को वही गोली मार दी जाए, लेकिन वो पीछे हट जाता है क्योंकि इस स्टोरी में कोई और होता है जिसकी गोली पे चंदन का नाम लिखा होता है। तभी एंट्री होती है एक आदमी की, जो किसी जख्मी इंसान को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसे किसने ऐसा मारा है और इस पे पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर होनी चाहिए, जिसके बाद ही डॉक्टर्स कोई एक्शन लेंगे। तब वो आदमी बताता है कि उसी ने उस जख्मी आदमी को ऐसा मारा है और वो अपने आप को आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा बताता है। अब स्टोरी 6 साल पीछे जाती है फरवरी 2000 में, जहां अमित की नई नई शादी हुई होती है और एज एन आईपीएस उसका पहला ट्रांसफर होता है बिहार कैडर में। वो अपनी बीवी के साथ बिहार आता है और पुलिस क्वार्टर्स में पहुंचता है। पुलिस क्वार्टर की हालत बहुत खराब होती है और अमित को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपनी बीवी के समझाने पे वो मान जाता है। दूसरे दिन अमित अपने फर्स्ट डे पे स्टेशन जाता है। वहाँ उसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर मुक्तेश्वर चौबे से मिलना होता है, जो अमित के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। अमित को बाहर एक आदमी दिखता है जो पुलिस के ऊपर जोक सुनाता है वहाँ के लोगों को। वो अमित को पहचान जाता है और ऑफिसर मुक्तेश्वर चौबे के कैबिन का रास्ता बताता है। अमित अंदर जाके वेट करता है तो वही आदमी कैबिन में आके ऑफिसर की चेयर पे बैठ जाता है। अमित को समझ आता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर मुक्तेश्वर चौबे है। मुक्तेश्वर चौबे उसे उसका पहला असाइनमेंट देते हैं, जहां उसे 42 किलोमीटर दूर एक गांव में जाके वहां के लोगों को कन्विंस करना है कि प्रोटेस्ट बंद करे और जो ट्रेन को उन्होंने रुकाया है उसे आगे जाने दे। अमित वहां जाता है और देखता है कि लोग पुलिस के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे हैं। अमित थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो लोग अमित की बात सुनने के लिए राजी नहीं होते। अमित उन्हें कंडीशन देता है कि वो लोग उसे अपने साथ वहां रख ले जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, लेकिन ट्रेन को वहां से जाने दे। लोग मान जाते हैं अमित को अपने साथ रखने। अमित अपने हवलदार को बोलता है कि वो वापस स्टेशन जाए और पुलिस फोर्स को लेके अमित को लेने आए। अमित गांव वालों के साथ वेट करता है, लेकिन रात होने पे भी कोई उसे लेने नहीं आता। गांव वाले अमित से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि वो कहाँ से आया है और घर में कौन कौन है। अमित बताता है कि उसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है और घर में उसकी बीवी अकेली है जो उसका वेट कर रही होगी। गांव वालों को ये सुन के बुरा लगता है कि उनकी वाइफ अकेली है घर में। वो अमित से कहते हैं कि उनकी बात तो वैसे भी कोई नहीं सुनता है, आज ट्रेन रोक दी इसलिए आप आए, वरना हमारी बात सुनने को कोई भी नहीं आता है। इतना कह के उन्होंने अमित को जाने दिया। अमित वापस स्टेशन आता है तो वहाँ मुक्तेश्वर चौबे ने मीडिया बुला रखी है। वो मीडिया में बताते हैं कि उन्होंने और अमित ने गांव वालों के चुंगल से ट्रेन को सही सलामत छुड़वा लिया। अमित दूर खड़े होकर ये सब देखता है और उसे बहुत बुरा फील होता है वहाँ का सिस्टम देख के। तभी वहाँ खड़ा हवलदार अमित को बोलता है कि ऐसे उदास मत होइए, आप यहाँ के लोगों से जुड़िए और उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए, तभी आपको ये लोग अपना मानेंगे और देखिए कैसे सब आपसे बात करेंगे। अमित समझ जाता है कि लोगों से कनेक्ट होना जरूरी है और वो काफी लोगों से मिलता है, उनकी बातें सुनता है। ऐसे में 2 साल हो जाते हैं और अमित पूरे तरीके से वहाँ का बन जाता है। अमित लोढ़ा का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से उसे पटना के लोगों से जोड़ कर रखता है। फिर स्टोरी जाती है पटना से 121 किलोमीटर दूर शेखपुरा में, जहां चंदन महतो काम की तलाश में अवनी सेठ के पास जाता है। अवनी चंदन को अपना ट्रक, जिसका नाम रोड का राजा होता है, वो चलाने देता है। फिर चंदन रोड का राजा को लेके अपने काम में लग जाता है। वो मिट्टी और सीमेंट के बहाने दारू की बोतलों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे में कभी कभी डीजल की चोरी भी कर लेता है। वैसे ही एक डिलीवरी के टाइम उसके पास एक आदमी एक काम लेके आता है। काम होता है स्टेट के सबसे बड़े बिजनेसमैन खेमका के पोते को किडनैप करने का। एक रात अमित को
आईजी श्याम बहादुर का कॉल आता है और वो बच्चे की किडनैपिंग वाले केस में अमित को लीड ऑफिसर बनाते हैं। अमित तब से ही केस पे काम करना शुरू कर देता है। वो पूरे शहर में नाकाबंदी कर देता है। फिर वो स्टेशन जाके वहाँ के कैदी जवाहर से बात करता है। जवाहर जेल में जरूर होता है, लेकिन उसको जेल के बाहर कौन क्या काम करता है सब पता होता है। जवाहर पहले मना कर देता है अमित की मदद करने के लिए, लेकिन अमित फिर उसे धमकी देता है कि उसके साथ फेक एनकाउंटर जैसा केस बना के उसे मार दिया जाएगा। वो अमित से अपनी डायरी मंगवाने बोलता है और उसकी हेल्प से वो अमित को बताता है कि रोड का राजा नाम के ट्रक में बच्चे को किडनैप किया गया था। वहाँ चंदन उस बच्चे को लेके एक सिक्योर एरिया में बैठा होता है। वहाँ इतनी सारी बंदूक देख के वो चौंक जाता है। तभी वहाँ पे अमित अपनी टीम के साथ आ जाता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि शूट एट साइट करो, बच्चे को छोड़ के कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो वहां जाते हैं और गुंडों के साथ पुलिस की मारपीट शुरू हो जाती है। पुलिस चंदन को भी मारती है, लेकिन वो बच के भागने की कोशिश करता है। तभी एक हवलदार उसके साथ भाग रहे आदमी को गोली मारता है। फिर हवलदार अपनी बंदूक चंदन के तरफ पॉइंट करता है, लेकिन उसकी बंदूक जाम हो जाती है। इसका फायदा उठा के चंदन जमीन पे गिरे हुए आदमी की बंदूक उठा लेता है और पुलिस वाले के तरफ पॉइंट करता है। इस टाइम पे चंदन को पुलिस का डर देख के एक अलग पावर फील होती है, लेकिन फिर भी वो गोली नहीं मारता है, पर वहां से भाग जाता है। अमित बच्चे को सुरक्षित लेकर बाहर निकलता है और स्टेशन जाता है, जहाँ मीडिया वाले उसका वेट कर रहे होते हैं। अमित यहाँ मीडिया को इंटरव्यू देता है तो उधर चंदन भाग के एक जगह पे जाके आराम करता है और टीवी पे अमित की न्यूज देखता है। अब स्टोरी में एंट्री होती है अभ्युदय की, जो एक बंदे के साथ गोली का खेल खेल रहा होता है। अभ्युदय टीवी पे अमित का इंटरव्यू देख रहा होता है, जिसमें अमित सभी क्रिमिनल्स को वार्निंग देता है कि बिहार में रहना है तो सब गलत काम बंद करो। अभ्युदय की नजर अमित पे अटक जाती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब उसका सामना अमित से जल्द ही होगा। और यहाँ पे दोस्तों पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है चंदन के घर से, जहां वो सोया होता है। तभी वहां अवनी भैया के आदमी आते हैं और उसे ले जाते हैं। उनके साथ जाते टाइम विनायक वहां आता है उन्हें रोकने के लिए। विनायक चंदन का कजिन और गांव का पॉलिटिशियन होता है। चंदन विनायक को बोलता है कि अवनी भैया उसकी बात समझेंगे और वो उन लोगों के साथ चला जाता है। अवनी भैया के यहाँ पे चंदन जब पहुंचता है तब अवनी भैया उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं और अपने ट्रक के बारे में पूछते हैं। चंदन बोलता है कि वो चोरी हो गया है। अवनी भैया बताते हैं कि उन्होंने भी चोरी की कंप्लेंट पुलिस में की है। चंदन के 20 दिन की जितने पैसे बनते हैं वो उसे दे देते हैं और उसे अपने यहाँ काम से निकाल देते हैं। अवनी भैया पुलिस को फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि चंदन वही है, वो वहां पर आए, उसे अरेस्ट करे और उनके ट्रक को छोड़ दे। पुलिस का नाम सुनते ही चंदन अवनी भैया से भीख मांगता है कि उसे पुलिस को मत दीजिए, लेकिन अवनी भैया फिर से उसे मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार चंदन अपने पॉकेट में से बंदूक निकालता है और अवनी भैया के पैर पे गोली मार देता है। वो वहां खड़े लड़कों से बाइक की चाबी लेता है और अवनी भैया की घड़ी लेके वहां से बाइक पे निकल जाता है, जबकि अवनी भैया के सारे लड़के कुछ नहीं कर पाते सिवाय उसे जाते देख। यहाँ चंदन को अपनी ताकत का अंदाजा होता है। डर की ताकत क्या होती है ये उसे समझ आती है। वहाँ पुलिस वाले चंदन के घर पे तलाशी लेते हैं और उसके बारे में पूछताछ करते हैं। उसके कजिन विनायक से भी पूछताछ होती है और वो बोलता है कि चंदन कहाँ है उसे नहीं पता और फैमिली के नाम पे ना उसकी बीवी है ना उसका परिवार। पुलिस वाला विनायक को बोलता है कि जैसे भी चंदन के बारे में पता चले तो पहले पुलिस को बताए, क्योंकि अगर अभ्युदय सिंह ने उसे पहले ढूंढ लिया तो वो उसे मार देगा। पुलिस से मिलने के बाद विनायक खुद के घर जाता है और चंदन भी वही छुपा होता है। विनायक चंदन को बताते हैं कि पुलिस और अभ्युदय सिंह दोनों उसे ढूंढ रहे हैं। चंदन विनायक को वर्मा जी से बात करने के लिए बोलता है, जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं एक बड़ी पार्टी में। वर्मा जी चंदन को अंडरग्राउंड रहने के लिए कहते हैं जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तब तक। चंदन को जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तब वो सीधा अभ्युदय के घर चले जाता है। चंदन अपनी जान की भीख मांगता है और बताता है कि अवनी भैया ने ही पहला थप्पड़ मारा था और पुलिस में देने की धमकी दी थी, इसलिए उनके पैर पे गोली मारी, सिर्फ उन्हें घायल करने के लिए। अगर जान से मारना होता तो छाती पे गोली मारता। ये देख के अभ्युदय सिंह थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि चंदन में कुछ तो बात थी। अभ्युदय सिंह अवनी भैया को कॉल करता है और बता देता है कि चंदन अब उसके गैंग में शामिल हो चुका है और अवनी भैया अपने ट्रक का कंप्लेंट पुलिस से वापस ले ले। अब चंदन अभ्युदय के लिए काम करने लग जाता है। वहां पटना में मुक्तेश्वर चौबे बिहार के सीएम उजियार सिंह से मिलने जाते हैं।
बात ऐसी होती है कि मुक्तेश्वर चौबे नालंदा में पोस्टेड थे, लेकिन अब वो प्रमोशन ड्यू है और वहाँ वो किसी और ऑफिसर की पोस्टिंग अपने जगह करवाने चाहते हैं। मुक्तेश्वर काफी ऑफिसर्स के नाम गिनवाते हैं, लेकिन उजियार सिंह को कोई पसंद नहीं आता। आखिर में अमित लोढ़ा का नाम सजेस्ट करते हैं, जिसपे उजियार सिंह पूछता है कि अमित की क्या कास्ट है। एक्चुअली उस टाइम में बिहार में जाति को काफी ज्यादा मान्यता थी। अमित की कास्ट मुक्तेश्वर चौबे को भी पता नहीं होती है, लेकिन वो उजियार सिंह को मना लेता है कि अमित की पोस्टिंग नालंदा में हो, और ठीक 1 महीने बाद अमित नालंदा आ जाता है अपनी पोस्टिंग के चलते। वहाँ अमित से मिलने काफी लोकल पॉलिटिशियंस आते हैं, जिसमें अभ्युदय के बड़े भाई और वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाजू सिंह आते हैं। वो वेट करते हैं मीटिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट सुमर यादव की मीटिंग शुरू होती है अमित के साथ। बाहर सुमर यादव का भाई भरता यादव बैठा होता है। भरता यादव और अभ्युदय के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है, जो लगभग मारपीट में बदल ही जाती है, लेकिन वहाँ पुलिस वाले उन्हें रोक देते हैं। सुमर यादव मीटिंग से बाहर आता है और भरता यादव को लेके वहां से चला जाता है। फिर लाजू सिंह चंदन को लेके अंदर जाते हैं। चंदन अंदर जाते ही अमित को पहचान लेता है, क्योंकि उसने उसे टीवी पे देखा था एनकाउंटर के बाद इंटरव्यू देते। लाजू सिंह कुछ देर अमित से बात करता है और फिर वहां से चला जाता है। एक दिन अभ्युदय और चंदन कार में कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी पे फायरिंग शुरू हो जाती है। कार के आगे और पीछे से लगातार फायरिंग होती रहती है। ऐसे में चंदन दिमाग लगा के गाड़ी रिवर्स में ही फुल फोर्स में भगा के निकल देता है। ये फायरिंग करने वाले भरता यादव और उसके गैंग के लड़के होते हैं। जान बचा के भागने के बाद अभ्युदय फैसला करता है कि उसे भरता यादव से बदला लेना है। वो प्लान बनाता है उसे मारने का, जिसमें वो चंदन को भी साथ ले लेता है। वो लोग एक शादी में जाते हैं जहां भरता यादव आया होता है, और वहां जाके ऑटोमेटिक गन से लगातार फायर करके सभी पे गोली मारना शुरू कर देते हैं। इसमें भरता यादव मारा जाता है। ये न्यूज सुनते ही अमित अपने सभी ऑफिसर्स को झाड़ता है कि जब पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है तो पहले ही अभ्युदय पे नजर क्यों नहीं रखी गई। वो ऑर्डर देता है सबको कि जल्द से जल्द अभ्युदय और उसके गैंग वालों को पकड़ के लाया जाए। वही अभ्युदय अपने लड़कों के साथ अंडरग्राउंड हो जाता है और एक घर में चारों छुपे होते हैं। तभी उसे अपने बड़े भाई लाजू सिंह का फोन आता है, जो कहता है कि उसको बैक डेट में हॉस्पिटल में एडमिट होने का रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, जिससे ये साबित होगा कि घटना के दिन अभ्युदय हॉस्पिटल में एडमिट था, ना कि उस शादी के जगह पे था जहाँ पे मर्डर हुआ है। वहाँ अमित अपनी बीवी तनु के साथ सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और तनु को बताता है कि उसकी लाइफ हेल हो चुकी है अभ्युदय के वजह से। तनु उसे समझाती है कि दिमाग शांत रख के डिसीजन ले और केस को क्लोज करे। तभी अमित को डीजीपी नीरज प्रधान का फोन आता है। डीजीपी कहता है कि उसे सुनने में आया है कि अमित के कुछ रीजंस के वजह से वो अभ्युदय सिंह को अरेस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ बता दे कि डीजीपी पॉइंट करता है कि अमित और अभ्युदय सिंह की कास्ट सेम है, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर रहा है। अमित उसे कहता है कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं है और वो जल्द ही सबको अरेस्ट कर लेगा। घर से निकलते ही जब अमित स्टेशन जा रहा होता है, तब उसे सीएम का फोन आता है। सीएम गुस्से में होता है और वो अमित को बोलता है कि 4 यादव जात के लोगों की हत्या हो चुकी है और इस पे अमित ने कुछ भी एक्शन अभी तक नहीं लिया। अमित उन्हें आश्वासन देते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेंगे। ऑफिस में जाते ही अमित को मुक्तेश्वर चौबे का फोन आता है, जो अमित को बोलता है कि उसने अब तक उन्हें क्यों नहीं बताया कि वो राजपूत है। मुक्तेश्वर चौबे बोलते हैं कि अमित राजपूत है, इसलिए अभ्युदय को अरेस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए अमित बोलता है कि वो राजपूत नहीं है और इसमें कास्ट का कोई रोल नहीं। अमित उन्हें आश्वासन देता है कि वो जल्द से जल्द अभ्युदय सिंह को अरेस्ट करेगा और सलाखों के पीछे लाएगा। एक रात अमित को फोन आता है, उसे अभ्युदय के केस में एक लीड मिलती है। उसके दूसरे दिन ही अभ्युदय एक हॉस्पिटल आता है और जैसे उसके बड़े भाई ने कहा था वैसा वो एडमिट होता है। वो हॉस्पिटल में अपने रूम में जाता है और वहाँ के वॉशरूम में घुसता है। वॉशरूम में जाते ही वहाँ पे पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ बाहर गाड़ी में वेट कर रहे उसके साथी सभी को पकड़ लेते हैं, जिसमें चंदन भी शामिल होता है। वहाँ जेल में लाजू सिंह लॉयर के साथ आता है। लॉयर बताता है कि केस को बहुत ही चालाकी से फाइल किया है और इसमें बेल मिलना मुश्किल है, लेकिन लॉयर एक ऐसा सोल्यूशन बताता है जिसमें 2 दिन में ही अभ्युदय जेल से छूट सकता है। लॉयर कहता है कि अगर भरता यादव और उसके लड़कों का मर्डर कोई निचली जाति का आदमी ले ले तो ये केस में जितना आसान होगा। अभ्युदय चंदन को देखता है, उसे मना लेता है कि ये जुर्म वो खुद पे ले ले। चंदन का मन फिर भी उसे खाए जाता है
कि निचली जाति का होने के वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। दूसरे दिन विनायक आता है चंदन से मिलने। चंदन की लोकप्रियता जेल में काफी बढ़ चुकी होती है क्योंकि सभी को यही लगता है कि चंदन ने ही उन 4 लोगों का मर्डर किया है। ये इस बात से साबित होता है कि चंदन के नाम से पुलिस वाले भी डरने लग जाते हैं। चंदन विनायक को सब बात बताता है, जिसपे विनायक उसे बोलता है कि ये लोग तुम्हें जेल से कभी नहीं छुड़वाएंगे। तभी वहां एक औरत आती है टिफिन लेके। वो हवलदार को बताती है कि वो च्यवनप्राश सिंह की बीवी है। हवलदार उसे बोलता है कि टिफिन के लिए पुलिस स्टेशन में 80 रुपए देने होते हैं और उसके बाद ही वो उसे आगे जाने देगा। उसके पास ये पैसे नहीं होते हैं। चंदन हवलदार को चिल्लाता है और कहता है कि उसे बिना रोक टोक मिलने दिया जाए उसके पति से। यहाँ चंदन और वो औरत एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। चंदन विनायक से विदा लेता है और वहां से चला जाता है। तभी वहां च्यवनप्राश आता है और अपनी बीवी से मिलता है। फिर च्यवनप्राश चंदन के पास जाता है और उसके साथ अपना टिफिन शेयर करता है। वो बताता है कि चंदन का नाम जेल में सब लोग इज्जत और डर दोनों तरीके से लेते हैं। वो उसे बोलता है कि बड़े जात वाले उन लोगों को हमेशा ही यूज करते हैं और फेंक देते हैं। ये बात सुन के चंदन सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो अपना फाइनल डिसीजन बना लेता है। दूसरे दिन वो अभ्युदय के पास जाता है। जब अभ्युदय नहा रहा होता है, चंदन अभ्युदय की चेन को खींच के उसका गला दबाना शुरू कर देता है। वो उसका गला दबा के उसे बाजू के पानी की टंकी में डुबा देता है। थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद अभ्युदय मर जाता है और यहाँ पे दोस्तों चंदन का एक नया जन्म होता है। और आगे चंदन की हैवानियत कैसे बढ़ती है, ये आगे के एपिसोड्स में आपको पता चलेगा। चंदन ने अभ्युदय सिंह को जान से मार डाला और जैसे ही ये न्यूज़ सबको पता चलती है तो सभी लोग अभ्युदय की लाश के पास आ जाते हैं। वहाँ अभ्युदय के आदमी रोते हुए उसकी लाश के पास बैठे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि चंदन उनसे अलग खड़ा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभ्युदय की मौत का। सब समझ जाते हैं कि चंदन ने उसे मारा है और अब चंदन की खुद की एक गैंग बन जाती है जेल में और ये सभी लोग पिछड़ी जाति के होते हैं। चंदन जाने अनजाने में निचली जाति वाले कैदियों का राजा बन जाता है। इसी टाइम अमित हॉस्पिटल में होता है जहां उसकी बीवी तनु ने एक लड़के को जन्म दिया है। ऐसे में स्टोरी 2005 में आ जाती है जहां अमित यूनिफॉर्म पहने अपने यूपीएससी इंटरव्यू के डेज को याद करता होता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने सभी इंटरव्यूज को इम्प्रेस किया था और फिर स्टोरी आज के दिन आ जाती है जहां वो अपने बीवी और बेटे के साथ रहता है। जैसे ही अभ्युदय की मौत की खबर बाहर की दुनिया में फैलती है तब चंदन से मिलने जायसवाल नाम का एक आदमी आता है जो निचली जाति के लीडर वर्मा जी के बिहाफ पे आता है। आपको याद दिला दे ये वही वर्मा जी है जिन्होंने एपिसोड 2 में चंदन की हेल्प नहीं की थी जब उसे अभ्युदय से मौत का डर था। जायसवाल चंदन से तब मिलता है जब चंदन, च्यवनप्राश और उसकी बीवी मीता देवी एक साथ खाना खा रहे होते हैं। जायसवाल चंदन की तारीफ करता है और बोलता है कि वर्मा जी बहुत खुश हुए जब उन्हें अभ्युदय की मौत के बारे में पता चला। दोस्तों इसके पीछे का रीजन होता है कि अभ्युदय अपर कास्ट का होता है जबकि चंदन और वर्मा जी निचली जाति के थे। जायसवाल चंदन के लिए शर्ट पैंट के कपड़े लाता है। चंदन बोलता है कि वर्मा जी पहले कार तक में घुसने नहीं देते थे और अभी जेल में आके इतना सामान कैसे भेज रहे हैं। तब च्यवनप्राश जायसवाल को एक लिस्ट देता है जिसमें मार्केट के सभी लोगों का नाम होता है और उनसे कितना हफ्ता लेना है लिखा होता है। जब जायसवाल पूछता है कि किसी ने हफ्ता देने से मना किया तो क्या होगा, उस पे चंदन बोलता है कि उस पहले इंसान का नाम उसे बता देना जो हफ्ता देने से मना करे। वहाँ पटना में बिहार के जनरल इलेक्शन सही तरीके से हो, इस पे डीजीपी नीरज प्रधान सभी पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्शंस देते हैं। मीटिंग के बाद लंच के टाइम अमित मुक्तेश्वर चौबे से मिलता है। अमित मुक्तेश्वर को बोलता है कि वह बहुत टाइट सिक्योरिटी के साथ इलेक्शंस करवाएगा इस बार, जहाँ पे कोई भी अनहोनी नहीं होगी। मुक्तेश्वर इस पे अमित को बेवकूफ कहता है। वो बोलता है कि ऑनेस्टी, डेडिकेशन ये सब पुलिस का गहना होता है जिसे हर टाइम नहीं पहनना होता है और बोलता है कि हवा के डायरेक्शन में चलना सीखो। वो बोलता है कि अमित को जल्द ही उजियार सिंह का फोन आएगा और वो उससे बात करेंगे इलेक्शंस को लेके। तभी वहाँ डीआईजी पासवान आते हैं। वो अमित से बात करते हैं और अमित उन्हें बताता है कि उसने डीआईजी पासवान के बारे में काफी अच्छी बातें सुनी है। डीआईजी पासवान अमित से बात करके चले जाते हैं तो मुक्तेश्वर बोलता है अमित को कि बिल्कुल इसके जैसा मत बनना। ऑनेस्टी पे चलने के वजह से आज सिर्फ डीआईजी है, वरना ये आज आईजी होता। जेल में चंदन और च्यवनप्राश इलेक्शंस की न्यूज देखते हैं और एक प्लान बनाते हैं। फिर 17 जुलाई 2005 को जेल में हमेशा की तरह सब काम हो रहा था। चंदन बैठ के हवलदार के साथ बातें कर रहा था। तभी च्यवनप्राश उसके सामने से जाता है और किचन में घुस जाता है। वो किचन में जाके गैस ऑन करता है और गैस का पाइप बाहर निकाल देता है। बाहर आते टाइम उसे जेल में खाना बनाने वाला मिल जाता है। च्यवनप्राश उसे सिगरेट पकड़वा देता है और बोलता है कि माचिस किचन में है।
बाहर आके वो चंदन को सिग्नल देता है। वो खाना बनाने वाला किचन में जाके जैसे ही माचिस की तीली को जलाता है, तभी वहां जोर का ब्लास्ट हो जाता है। इसी टाइम में एक कार में कुछ लोग जेल के बाहर रुके होते हैं। आग लगने की वजह से फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। जैसे ही फायर ब्रिगेड गेट के अंदर घुसती है, वो कार वाले भी अंदर आ जाते हैं। फायर ब्रिगेड में एक आदमी चंदन का ही होता है, जो एक बैग फेंकता है जिसमें काफी सारी ऑटोमेटिक गन्स होती है। चंदन च्यवनप्राश और उनके साथ वालों को गन्स दे देता है और वो सारे लोग पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। मारते हुए वो स्टेशन से बाहर आते हैं और कार में बैठ के जेल से भाग जाते हैं। एक रात सभी भागे हुए लोग एक पॉलिटिकल गैदरिंग के जगह आते हैं, जहाँ पे पिछड़ी जाति के लीडर्स स्पीच दे रहे होते हैं। वहाँ वर्मा जी भी होते हैं। वो चंदन से मिलने आते हैं, चंदन को गले लगाते हैं और चंदन बोलता है कि आपसे मिलने मुझे जेल तोड़ के आना पड़ा। अगर आप मुझे पहले ही मिल जाते तो जेल जाने की बात ही नहीं आती। वर्मा जी बोलते हैं कि जेल गया इसीलिए अभ्युदय को मार पाए, वरना तुम आज बाहर होते तो आज मेरे पैर छू रहे होते, गले नहीं मिल रहे होते। ये बात चंदन को अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वर्मा जी ने उसकी जेल में की गई सारी डिमांड्स को मान लिया था। वो उसे स्टेज पे ले जाते हैं जहाँ चंदन का कजिन विनायक स्पीच दे रहा होता है। विनायक चंदन का इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि पिछली जाति का आदमी जेल से भाग के आया है क्योंकि उसे गलत केस में अंदर डाला गया था, और वो चंदन को स्पीच देने बुलाता है। चंदन माइक के पास आके थोड़ा घबराता है, लेकिन जब वो बोलने लगता है तब सारे लोग उसके लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। ये देख के चंदन को एक अलग कॉन्फिडेंस फील होता है। वो उन सभी से कहता है कि आगे से किसी ऊंची जात वाले ने हम जैसों को सताया या गलत काम किया तो चंदन उसका गिन के बदला लेगा। इस टाइम से चंदन का समाजवादी पब्लिक पार्टी में एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। वैसे ही एक दिन चंदन च्यवनप्राश के घर होता है। वो च्यवनप्राश और उसकी बीवी मीता देवी को बुलाता है और मीता देवी को बोलता है कि उसे इलेक्शन लड़ना होगा। एक निचली जाति की औरत अगर इलेक्शन लड़ेगी तो लोग उसे काफ़ी सपोर्ट करेंगे। ये सुन के च्यवनप्राश और मीता देवी दोनों खुश हो जाते हैं। तभी कासर थाने में एक नए स्टेशन हाउस ऑफिसर आते हैं। इनका नाम होता है रंजन कुमार। अगर आपने पहले एपिसोड का एक्सप्लेनर वीडियो देखा होगा तो उसमें स्टार्टिंग में रंजन कुमार ही होते हैं जो चंदन को पकड़ने जाते हैं। रंजन कुमार एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे। जब रात में खाने में बना चिकन चंदन के यहाँ से आया है पता चलता है तो वो खाना नहीं खाते और सभी ऑफिसर्स को स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि चंदन से कोई भी गिफ्ट या फ्री फैसिलिटी नहीं लेनी है। रंजन कुमार की नज़र में चंदन एक जेल से भागा हुआ मुजरिम था, जिसे वो वापस पकड़ के जेल में डालना चाहते थे। मुजफ्फरपुर में अमित ने नाकाबंदी एकदम स्ट्रिक्ट कर दी थी, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे पैसे की हेरा फेरी होती है इसलिए। तभी बिहार लोक पार्टी की एक कार में जा रहे विधायक को अमित रोकता है और उसकी गाड़ी की चेकिंग करता है। वहाँ उसे काफी पैसे और दारू की बोतल्स मिलती है। पकड़ा गया विधायक सीएम उजियार सिंह को फोन लगाता है और अमित को देता है। उजियार सिंह अमित को गाड़ी छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन अमित सिर्फ जय हिंद बोल के फोन कट कर देता है और गाड़ी को हिरासत में ले लेता है। अब आता है बिहार इलेक्शन का दिन, यानी अक्टूबर 2005 का महीना। चंदन गांव में सबको डरा के रखता है कि जो भी वोट्स देने बाहर आएगा उसे मार देंगे। बिहार में इलेक्शंस फेजेस में होते हैं और उस महीने में चंदन अपने विरोधी पार्टी यानी बिहार लोक पार्टी के लोगों के साथ लड़ता है और उनका पैसा और हथियार जब्त कर लेता था। ऐसे ही एक दिन मानिकपुर गांव में हो रही लड़ाई में एक पुलिस खबरी रंजन कुमार को फोन करता है और उन्हें वहां आने बोलता है। तब तक चंदन ने बिहार लोक पार्टी के लोगों को मार दिया था। वो कार की डिक्की चेक करता है तो उसमें कैश मिलता है। वो जैसे ही कैश लेके जाने लगता है तभी रंजन कुमार अपनी टीम के साथ वहां आ जाते हैं। चंदन और उसके आदमी कार में भागते हैं, लेकिन रास्ते पे पेड़ गिरा होता है तो उन्हें कार छोड़ के भागना पड़ता है। पुलिस भी उनके पीछे भागती है और रंजन कुमार चंदन के एक आदमी को गोली मार के गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। बाकी सभी लोग भागने में सफल होते हैं। इसके तुरंत बाद चंदन रंजन कुमार को फ़ोन करता है और उसे बोलता है कि वो उसके काम के बीच में ना आए, वरना चंदन उसे जान से मार देगा। इस पे रंजन कुमार उसे बोलते हैं कि हिम्मत है तो सामने आके दिखा, और तभी चंदन पुलिस स्टेशन पे गोली मारता है, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ा होता है। इससे रंजन कुमार समझ जाता है कि अब उसके और चंदन के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई है, जिसमें एंड में दोनों में से बस एक ही आदमी जीतेगा। फिर स्टोरी आती है जहां एपिसोड 1 स्टार्ट हुआ था। रंजन कुमार चंदन के घर को घेर लेते हैं और एक्शन के लिए रेडी होते हैं कि तभी उनके पीछे हटने के ऑर्डर्स आते हैं। बिहार इलेक्शन में बड़ा फेरबदल हुआ होता है, जहां करंट सीएम उजियार सिंह हार जाते हैं और सर्वेश कुमार जीत जाते हैं। सर्वेश कुमार समाजवादी पब्लिक पार्टी के ही लीडर होते हैं, जिसमें अब चंदन भी शामिल हो चुका था। मुजफ्फरपुर में अमित का फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है, क्योंकि 20 साल में पहली बार इलेक्शन के टाइम पे कोई भी अनहोनी नहीं हुई होती है,
क्योंकि अमित ने सब चीज़ों को टाइटली हैंडल किया था। लेकिन तभी अमित को पता चलता है कि उसे शंट कर दिया गया है। वो शॉक में होता है और उसे नहीं पता चलता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। अमित को गवर्नमेंट से मिला घर छोड़ के पुलिस क्वार्टर्स में वापस आना पड़ता है। अमित के पास काफ़ी टाइम तक काम नहीं होता है और उसकी सैलरी भी होल्ड पे चली जाती है। इसी टाइम पे मुक्तेश्वर चौबे का प्रमोशन होता है और वो आईजी बन जाते हैं। अपने घर पे वो प्रमोशन की पार्टी रखते हैं जहां अमित भी आता है। अमित से मिलके मुक्तेश्वर जानबूझ के उसे बुरा फील करवाने के लिए उसे बोलते हैं कि प्रमोशन की पार्टी तो अमित से आनी थी, लेकिन अब मैं दे रहा हूँ। मुक्तेश्वर तभी भी अमित को बोलते हैं कि हवा के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करना सीख लो, वरना ऐसा होता रहेगा। अमित मुक्तेश्वर से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी लाइफ बहुत ख़राब हो चुकी है। उसके बेटे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही है और उसकी सैलरी भी होल्ड पे पिछले 2 महीने से है। इस पे मुक्तेश्वर अपने वॉलेट से पैसे निकालते हुए अमित को देता है, लेकिन अमित ये पैसे नहीं लेता और उसे बहुत बुरा लगता है। वो मुक्तेश्वर को कहता है कि पैसे नहीं चाहिए आपसे, बस मेरा जॉब वापस दिलवा दीजिए। मुक्तेश्वर बात को टाल देता है और कहता है कि सीएम सर का मूड देख के मैं बात करूंगा। पार्टी से जब अमित और तनु वापस जा रहे होते हैं तब अमित तनु को बोलता है कि वो आईपीएस छोड़ के इंडस्ट्री में जॉब ढूंढेगा अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री से। आपको बता दें कि अमित लोढ़ा आईआईटी ग्रेजुएट था। उसे लग रहा था कि आईआईटी की डिग्री पे उसे जॉब मिल जाएगी। इस पे तनु सरप्राइज होकर बोलती है अमित को कि तुम्हें जॉब से नहीं निकाला गया है, सिर्फ शंट किया है। ये एक फेज है और टाइम के साथ निकल जाएगा। इस पे अमित गुस्सा होता है और गाड़ी रुका के तनु पे चिढ़ जाता है। अमित बोलता है कि तुम दूसरों के जैसे पॉजिटिविटी का ज्ञान मत दो, बीवी हो तो बीवी की तरह सपोर्ट करो। वो गुस्से में तनु को ये तक बोल देता है कि तनु एक हाउसवाइफ है और उसे नहीं पता जॉब चले जाने पे कैसा लगता है। ये सुन के तनु बहुत उदास हो जाती है और वो दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ चंदन को उसका आदमी कहता है कि गांव वालों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। रंजन कुमार गांव के मुखिया के साथ बैठकर बात कर रहा था। आज वो लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे के हमें पकड़वा रहे हैं, कल ना जाने हमारे साथ क्या करेंगे। हमें लोगों में डर बनाए रखना होगा। इस पे चंदन रंजन कुमार को फोन करता है। उसे कहता है कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा कांड आज रात होगा। ये सुन के रंजन कुमार डर जाता है और अपनी गाड़ी लेके गांव की तरफ निकलता है। वहां जाते ही उसे ऐसा कुछ दिखता है कि रंजन कुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहां पे रंजन कुमार मानिकपुर गांव पहुंचता है और उन्हें ज़मीन पे बुलेट के शेल्स मिलते हैं। वो आगे बढ़ते हैं तभी वहां उन्हें एक लाश दिखती है। जैसे गांव में घुसते हैं तो हर जगह सिर्फ लाश ही लाश दिखाई देती है। चंदन महातो ने गांव में आके सभी को गोली मार दी थी। जिस घर में नज़र डाले वहां कोई ना कोई मरा हुआ होता है। रंजन कुमार के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ऐसा चंदन ने क्यों किया, जबकि सारे गांव वाले चंदन की ही कास्ट के थे। इसी इंसिडेंट के बाद अमित को डीआईजी पासवान का फ़ोन आता है। वो अमित को शेखपुरा का एसपी बनाते हैं और अमित को वहां जाके चार्ज लेने बोलते हैं। वह मानिकपुर में एसपी और आईएएस ऑफिसर आके सिचुएशन का जायजा लेते हैं और सभी लाशों को देख के दंग रह जाते हैं। तभी वहां सीएम सर्वेश कुमार का हेलीकॉप्टर लैंड होता है। सीएम यहाँ पे लोगों के परिजनों से मिलने आए होते हैं। जैसे ही सीएम को रिसीव करके सब उस जगह जाते हैं जहाँ लाशें रखी होती है तो देखते हैं कि सारी लाशें गायब है। पता चलता है कि सभी परिजनों ने उनके घर वालों की लाश को वही ले जाके रख दिया था जहाँ चंदन ने उन्हें मारा था। सीएम वहां जाके सब कुछ देखते हैं और लोगों को सपोर्ट देते हैं। वही जब पुलिस ऑफिसर से पूछा जाता है कि इस इंसिडेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तब रंजन कुमार खुद होके सामने आते हैं और कहते हैं कि सिचुएशन हैंडल ना करने की वजह से ये सब वो खुद के कंधों पे लेते हैं। सीएम रंजन कुमार को बोलते हैं कि अब ये सारी सिचुएशन को सॉल्व भी वो और वहाँ के करंट एसपी जो अमित के पहले वहाँ के एसपी थे वो करेंगे। ये बोल के सीएम चले जाते हैं और मीडिया से बात करते टाइम वो बताते हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने एक ऑनेस्ट और स्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी अमित को शेखपुरा का एसपी बना के भेजने का ऑर्डर पास किया है। अमित शेखपुरा आता है और वहाँ की कंडीशन देख के चिंता करने लग जाता है। जब वो अपने ऑफिशियल बंगलों पे आता है तो वहाँ भी कंस्ट्रक्शन और पेंटिंग का काम शुरू होता है। इस सब को देख के वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वहाँ से वो डायरेक्टली अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑन द वे वो तनु को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि शेखपुरा बहुत छोटा है
और यहाँ बेसिक नीड्स भी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो वो तनु को कहता है कि वो उनके बेटे अभी को लेके जयपुर चली जाए और कुछ दिन वही रहे। तनु बस सुनती है और रिस्पॉन्ड नहीं करती। अभी के स्कूल का बहाना देके वो फोन कट कर देती है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तनु अब भी अमित की कही हुई बात से अपसेट थी, जहाँ उसने तनु को बोला था कि वो हाउसवाइफ है इसलिए नहीं समझ सकती किसी की जॉब के जाने का दर्द। अमित अपने स्टेशन पहुंचता है और अंदर अपने कैबिन में जाता है। वहाँ शेखपुरा के स्टेशन हाउस ऑफिसर कन्हैया भरद्वाज आता है और अमित का वेलकम करता है। अमित कन्हैया से उसके स्टेशन पे आए केसेस का स्टेटस लेते हैं। तब कन्हैया अमित को बताता है कि उसने गांव में हुए हत्याकांड में चंदन महातो के एक करीबी गैंग मेंबर को पकड़ा है। वो अमित को बोलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जहां अमित को आके इस अरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। अमित बोलता है कि उसे ऐसे प्यादों को पकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सीधा चंदन को पकड़ना है। यहाँ विनायक शेखपुरा का विधायक बन जाता है और अपने घर आता है। वहाँ चंदन सोया होता है। विनायक उसे गुस्से में उठाता है और उसे बोलता है कि उसने ऐसा बददिमाग काम क्यों किया, अपने ही कास्ट के लोगों को जान से क्यों मार डाला। चंदन बोलता है कि उसे अच्छा फील हो रहा है ये करके, उसे बिल्कुल पछतावा नहीं होता है अपनी करतूत पे। विनायक बोलता है कि नया एसपी अमित लोढ़ा बहुत स्मार्ट और खतरनाक है। तब चंदन बोलता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में एसपी ट्रेन की तरह होते हैं, टाइम आते हैं, रुकते हैं और निकल जाते हैं। दूसरे दिन अमित डीआईजी पासवान से मिलने जाता है। डीआईजी पासवान से बात करते हुए अमित बोलता है कि उसे यहाँ क्यों पोस्ट किया है, ना ये डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है और ना मेरा करियर यहाँ आगे बढ़ेगा। डीआईजी पासवान उसे समझाते हैं कि यहाँ के लोगों को तुम जैसे यंग और बेडर ऑफिसर की नीड है। यहाँ जो हत्याकांड हुआ है इसमें तुम्हें एक्शन लेना होगा और ये सब चीज़ें तुम्हारे करियर से बड़ी है। तुम्हारे करियर के लिए तुम्हारी पूरी लाइफ बाकी है, लेकिन यहाँ के लोगों को इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए। डीआईजी पासवान उसे मानिकपुर गांव जाके वहाँ के लोगों से बात करने के लिए कहते हैं और उनका विश्वास जीतने कहते हैं। अमित मानिकपुर जाता है। वहाँ गांव में लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार करते हैं। अमित पूरे गांव में घूमता है और उसे फील होता है कि कैसे चंदन वहाँ अपने लोगों के साथ आया होगा और सब पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया होगा। अमित गांव के जिस भी गली में जाता है और वहाँ की हालत देखता है तो वो इमेजिन करता है कि चंदन ने कैसे हर घर में जाके किसी न किसी को मारा है। चंदन इतना हैवान था कि उसने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ये देख के अमित में एक नई एनर्जी आ जाती है और वो बहुत ही फोकस होकर इस पे काम करने का मन बना लेता है। गाँव से निकलते टाइम वो डिस्ट्रिक्ट के सभी पुलिस स्टेशन से चंदन के अगेंस्ट लॉज हुई कंप्लेंट्स की कॉपी मंगवाता है। कार से निकलते टाइम वो अपने घर तनु को फोन करता है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अपने घर आते ही उसे दिखता है कि वहाँ की बिजली चली गई है। वो अंधेरे में घर के अंदर आता है और माचिस ढूंढ के जलाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ तनु आती है और मोमबत्ती लगाती है। तनु अपने बेटे के साथ अमित के यहाँ पे रहने आ जाती है। चंदन अपने ठिकाने पे आराम कर रहा होता है। वहाँ पे उसके गैंग का आदमी मंत्री चंदन को बताता है कि एसपी अमित लोढ़ा ने गांव का दौरा किया था और अभी वह प्लान बना रहा है चंदन को पकड़ने का। मंत्री बोलता है कि अमित लोढ़ा के घर जाके उसे और उसके परिवार को मार डालते हैं, जिसके बाद पूरे देश में चंदन महातो का नाम हो जाएगा और कोई भी उसके सामने सर उठा नहीं पाएगा। ये सब सुनते ही च्यवनप्राश चाकू लेके मंत्री के पास जाता है और उसे बोलता है कि वो अपना मुंह बंद रखे और बेफालतू की बातें चंदन के कान में ना भरे। दोस्तों आपको बता दूं कि मंत्री ही वो आदमी होता है जिसके कहने पे चंदन पूरे गांव वालों को मार देता है। च्यवनप्राश चंदन को बोलता है कि उसने ये क्यों नहीं बताया पहले कि पूरे गांव वालों को मारना है। च्यवनप्राश को लगा कि वो बस उस पुलिस खबरी के घर जाके उसे मारने वाले हैं। च्यवनप्राश को जो हुआ वो अच्छा नहीं लगा। वो चंदन को बोलता है कि कुछ दिनों के लिए ये सब छोड़ के हम लोग अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। इस पे चंदन उसे बोलता है कि वो तो कहीं नहीं जा रहा है, अगर च्यवनप्राश को जाना है तो वो अपनी बीवी और बच्चों को लेके वहाँ से चले जाए। वहाँ कसार थाने से सस्पेंड होकर रंजन कुमार वापस घर जा रहे होते हैं, तभी बस को रुकाया जाता है और पुलिस वाले आके उसे बताते हैं कि अमित ने उन्हें बुलाया है मिलने। रंजन कुमार अमित से मिलने पहुँचते हैं। अमित बोलता है कि ऐसे भाग के जाने से क्या होगा और बोलता है कि चंदन के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन था तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया तुमने। रंजन कुमार बताते हैं कि उसने अपने सीनियर ऑफिसर को काफ़ी बार रिक्वेस्ट की कि पुलिस फोर्स भेजे, लेकिन वहाँ से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। अगर कोई उनकी बात पहले सुन लेता तो ये सब हत्याकांड नहीं होता। अमित रंजन को बोलता है कि चंदन को अब हम पकड़ेंगे और इस बार चंदन ने एक गलत पुलिस ऑफिसर के साथ पंगा लिया है। अमित वहाँ से अपने ऑफिस जाता है जहाँ ट्रेड यूनियन के सारे लोग आए हुए होते हैं। ये वही लोग थे जिनसे चंदन हफ्ता लेता था। अमित उन्हें बोलता है कि अब से कोई भी चंदन को हफ्ता नहीं देगा और सबको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी। वहाँ जायसवाल भी होता है
और अमित स्पेसिफिक उसे देख के बोलता है कि अगर जायसवाल जी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले चंदन के बारे में तो मुझे ज़रूर बताएं। जायसवाल भी समझ जाता है कि अमित को उसके और चंदन के कनेक्शन के बारे में पता है। वहाँ च्यवनप्राश अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। अमित डीआईजी पासवान से मिलता है और उन्हें अपडेट देता है पूरे केस की। वो बताता है कि चंदन के सबसे करीबी है वर्मा जी, और वर्मा जी को पकड़ लिया जाए तो ये मामला आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डीआईजी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अमित उन्हें बताता है कि चंदन ने जो हत्याकांड किया है उसके बाद उसके सपोर्ट में उसी के कास्ट के पढ़े लिखे लोग भी उसके अगेंस्ट है। अमित कहता है कि इन्हीं लोगों का सपोर्ट लेके हम चंदन के पीछे जा सकते हैं। वहाँ रंजन कुमार एक दुकान में चाय पी रहा होता है। तभी एक आदमी आता है और चिट्ठी देता है। रंजन कुमार वो चिट्ठी पढ़ते हैं और दुकान से निकल जाते हैं। अमित अपने घर पहुंचता है और तनु से बातें करके उसे सॉरी बोलता है। तनु कहती है कि वो अमित की पार्टनर है और वह पार्टनरशिप में हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन करेगी, लेकिन कुछ चीज़ें अमित को खुद ही समझना होगा जो कि ज़्यादातर उसके काम से रिलेटेड होती है। तभी अमित का फ़ोन बजता है और लाइन पे रंजन कुमार होता है। रंजन कुमार अमित को बताता है कि चंदन आज की रात नरसिंहपुर गांव के मुखिया के घर रुकेगा। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही अमित डीआईजी पासवान को फ़ोन करके उन्हें बताता है कि वो पुलिस फोर्स के साथ नरसिंहपुर जाके रेड मारेगा, जिस पे डीआईजी पासवान उसे परमिशन दे देते हैं। अमित पुलिस फोर्स लेके नरसिंहपुर आता है। वहाँ वो अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ मुखिया के घर को घेर लेता है। चंदन मुखिया के यहाँ खाना खा रहा होता है। तभी अमित को किसी पुलिस ऑफिसर की आवाज़ आती है जो बोलता है कि चंदन भाग रहा है। अमित उस आदमी का पीछा करता है। वो आदमी भागते हुए गांव के पास की नदी के किनारे आता है जहाँ अमित उसे पकड़ लेता है। अमित को लगता है उसने चंदन को पकड़ा है, लेकिन उस आदमी को देख के वो जान जाता है कि ये चंदन महातो नहीं है। तभी नदी के उस किनारे से चंदन आता है। अमित अपनी गन उसके तरफ पॉइंट करके खड़ा होता है। चंदन बोलता है कि ये सारा डिस्ट्रिक्ट बस उसका ही है और किसी का नहीं। वो अमित को धमकी देता है कि अगर अमित पीछे नहीं हटेगा तो वो उसकी बीवी और बच्चे को जान से मार देगा। इतने में बाकी पुलिस फोर्स अमित के साइड आ जाती है, लेकिन वो सब अमित को रोकते हैं कि गोली ना चलाए क्योंकि चंदन के गैंग के लड़कों के पास ऑटोमेटिक गन्स होती है और पुलिस वालों के पास बस शॉटगन और पिस्तौल होती है। चंदन अमित को धमकाता है और वहाँ से चला जाता है और अमित को गुस्सा आता है कि इतने पास होके भी वो कुछ नहीं कर सका। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहां अमित जस्ट सो के उठता है। वो अब भी चंदन के साथ हुई मुलाकात से डिस्टर्ब था। उसका बेटा उसके पास आता है और उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने की जिद करता है, जिसके लिए अमित मान जाता है। अमित छुप जाता है और उसका बेटा पूरे घर में उसे ढूंढता रहता है। घर के हर एक कोने में वो अमित को ढूंढता है, लेकिन अमित उससे कहीं नहीं मिलता। तब तनु उसकी हेल्प करती है अमित के फ़ोन पे कॉल करके, और तभी अमित का मोबाइल बजता है और उसका बेटा उसे ढूंढ लेता है। अमित जब पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा तो वो बोलता है कि मम्मी ने बोला था कि अमित के मोबाइल के रिंग को फॉलो करोगे तो अमित ज़रूर मिलेगा। इससे अमित के दिमाग में एक प्लान आता है। रंजन कुमार फिर से बस लेके अपने घर जा रहा होता है। तभी पुलिस की वैन आके उन्हें वापस अमित के पास लेके जाती है। अमित रंजन कुमार से मिलता है और अमित उसे बोलता है कि अगर वो चंदन को पकड़ने में उसकी हेल्प करेगा तो हो सकता है कि रंजन को उसकी जॉब वापस मिल जाए। रंजन कुमार मान जाता है और अमित उसे कहता है कि किसी ऐसे आदमी को ढूंढ के लाए जिसके पास चंदन के गैंग के मेंबर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स हो। रंजन कुमार जाता है और गांव के मुखिया रविंदर को लेके आता है। दोस्तों, रविंदर चंदन के ही कास्ट का होता है और चंदन के आने के पहले वो वहाँ के पॉलिटिक्स में काफी इन्वॉल्व होता है। रविंदर भी चाहता है कि चंदन को जल्दी से पकड़ा जाए क्योंकि चंदन उसके परिवार को भी मारने की धमकी दे चुका था। अमित रविंदर को बोलता है कि कैसे भी करके चंदन के गैंग के मेंबर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स निकलवाए। दूसरे दिन अमित मुक्तेश्वर चौबे को फोन करता है। मुक्तेश्वर चौबे का प्रमोशन हो चुका होता है और वो अब पटना के आईजी होता है। अमित मुक्तेश्वर को बोलता है कि उसे परमिशन चाहिए एक कॉल ऑब्जर्वेशन एंड पैरेलल लिसनिंग फैसिलिटी की। दोस्तों, कॉल ऑब्जर्वेशन पैरेलल लिसनिंग में आप रियल टाइम में हो रही बात को अपने सेल फोन पे सुन सकते हो। अमित बोलता है कि टेलीकॉम कंपनीज गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ये सब डिटेल्स पुलिस को नहीं देगी। मुक्तेश्वर कहता है कि वो परमिशन दे देगा, लेकिन चंदन को पकड़ने का पूरा क्रेडिट खुद अमित ना ले और थोड़ा उसके साथ भी बांटे। यहाँ अमित को परमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट करना होता है तो उधर रविंदर अपने लोगों से चंदन के गैंग मेंबर्स के नंबर निकालने का काम चालू कर देता है। दोस्तों, ये वो ज़माना था जब मोबाइल फ़ोन्स नए आए थे और बेसिक डिटेल्स के लिए भी टेलीकॉम कंपनीज पे यूजर्स को डिपेंड होना पड़ता था। रविंदर से मिले नंबर को अमित बीएसएनएल ऑफिस में ले जाता है। अमित बीएसएनएल ऑफिस में परमिशन लेटर भेजता है और बीएसएनएल के मैनेजर सौम्या मुखर्जी से बात करता है
कि उसकी रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी पे ले। सौम्या दूसरे ही दिन अमित को सुबह फ़ोन करती है और बताती है कि कॉल ऑब्जर्वेशन एंड पैरेलल लिसनिंग की फैसिलिटी उस नंबर पे ऑन कर दी गई है जो अमित ने उसे भेजा था। तभी अमित को कॉल आता है जहां वो सुनता है कि कोई आदमी किसी को बता रहा है कि एसपी ने बिजनेसमैन को धमकी दी है कि कोई भी चंदन को हफ्ता ना दे। अमित वो आवाज़ को पहचान नहीं पाता तो उसने वो रिकॉर्डिंग रविंदर को सुनाई, जो सुनते ही पहचान लेता है कि वो च्यवनप्राश साहू की आवाज़ है। अमित लगातार काफ़ी दिन च्यवनप्राश के कॉल्स को सुनता है और बीएसएनएल से सौम्या की हेल्प से लोकेशन को ट्रैक करता है। वैसे ही एक रात च्यवनप्राश अपनी बीवी मीता देवी से बात कर रहा होता है और पूछता है कि उनका बेटा कैसा है। मीता देवी बोलती है कि इंग्लिश सीखने के लिए बबलू को इंग्लिश न्यूज़पेपर लगवाया है जो टाइम्स ऑफ इंडिया होता है। अमित ये सारे पॉइंट्स नोट करता है। जैसे ये कॉल कट होता है तभी अमित को एक और कॉल आता है। ये कॉल च्यवनप्राश किसी रूबी नाम की लड़की को करता है। अमित समझ जाता है कि च्यवनप्राश का रूबी के साथ अफेयर चल रहा है। अमित च्यवनप्राश और रूबी का सारा कॉल सुनता है। वो सुबह सौम्या से उन नंबर्स का लोकेशन लेता है। मीता देवी से बात किया कॉल का लोकेशन देवघर आता है, जबकि रूबी के साथ कॉल का लोकेशन दीनापुर गांव शेखपुरा का होता है जो एक दिनेश गुप्ता नाम के आदमी पे रजिस्टर्ड होता है। अमित रंजन और रविंदर को बुला के उन्हें बताता है कि मीता देवी उन्हें देवघर में मिलेगी। वो उन दोनों को वहां जाके मीता देवी को ढूंढने बोलता है। रंजन कुमार अपने साथ एक ट्रस्टेड कांस्टेबल को साथ ले जाता है। या अमित अब भी च्यवनप्राश का हर एक कॉल रिकॉर्ड करता है। इसी में अमित को पता चलता है कि हर कॉल में च्यवनप्राश बस अपने बेटे के बारे में बात करता है और अपनी बेटी का कहीं भी वो जिक्र नहीं करता। ये पॉइंट्स भी अमित अपने डायरी में नोट करता है। फोन कट होते ही अमित की मोबाइल की रिंग फिर से बजती है और इस बार अमित पहचान लेता है कि च्यवनप्राश जिससे बात कर रहा है वो चंदन है। अमित खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास चंदन का नंबर आ जाता है जिसकी उसे तलाश थी। वो सौम्या से कह के चंदन के भी फोन को टैप करने लग जाता है। ऐसे ही चंदन के फोन को सुनते हुए अमित को पता चलता है कि उसी के शेखपुरा का एसएचओ कन्हैया भरद्वाज चंदन का खबरी होता है। अमित को ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। अमित रंजन कुमार को फोन करता है। रंजन कुमार रविंदर और पुलिस कांस्टेबल देवघर में होते हैं। अमित उससे कहता है कि कैसे भी करके मीता देवी को ढूंढना होगा। रंजन कुमार को समझ नहीं आता कि इतनी भीड़ वाली सिटी में मीता देवी को कैसे ढूंढे। तब रविंदर कहता है कि कल सोमवार है और मीता देवी भगवान को बहुत मानती है तो वो यहाँ के फेमस शिव मंदिर में जरूर आएगी। दूसरे दिन रंजन कुमार, पुलिस कांस्टेबल और रविंदर मंदिर के अंदर मीता देवी को ढूंढते हैं। काफी देर तक उन्हें वो नहीं दिखती, लेकिन फिर एकदम रविंदर को मीता देवी दिखाई देती है। वो लोग उसका पीछा करते हुए कॉलोनी में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से वो कौन से बिल्डिंग में गई है ये उन्हें पता नहीं चलता। रंजन कुमार अमित को फोन करके बताता है कि मीता देवी देवघर में है लेकिन उसका घर नहीं मिल रहा। तब अमित उसे कहता है कि लोकल पेपर वालों से पूछो कि लेटेस्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर किसने लगवाया है। और इसी आइडिया से रंजन कुमार को मीता देवी का घर मिल जाता है। इसके बाद अब उन्हें बस वहाँ रुक के च्यवनप्राश के घर आने का वेट करना था, लेकिन वो कितने दिनों में घर आएगा ये किसी को पता नहीं था। रंजन कुमार रविंदर काफी दिन तक घर में नजर रखते हैं लेकिन च्यवनप्राश नहीं आता। फिर हमेशा की तरह च्यवनप्राश रूबी से बात कर रहा होता है और अमित अपने फोन से सुन रहा होता है कि रूबी च्यवनप्राश से पूछती है कि क्या वो ट्रेन में है। च्यवनप्राश बोलता है कि वो ट्रेन में है और अपने बीवी से मिलने जा रहा है। रूबी ये सुन के काफी गुस्सा हो जाती है और फोन कट कर देती है, लेकिन यहाँ अमित को एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो रंजन को फोन करके उसे बताता है कि च्यवनप्राश घर आ रहा है। रंजन कुमार तभी लोकल पुलिस ऑफिसर्स को लेकर च्यवनप्राश के घर के आसपास चले जाता है। हर रोज की तरह मीता देवी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ती है और जब घर वापस जाती है तभी उसे च्यवनप्राश दिखता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे से मिलने आगे बढ़ते हैं तब रंजन कुमार और उसके साथी च्यवनप्राश को पकड़ लेते हैं और उसे कार में बैठा के वहां से ले जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। 6 की शुरुआत होती है जहां च्यवनप्राश को पकड़ के कसार थाने लाया जाता है। दूसरे दिन 10 जुलाई 2006 की सुबह को अमित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वो मीडिया से शेयर करता है कि कैसे उसकी टीम ने च्यवनप्राश को एक पिस्तौल और कुछ पैसों के साथ पकड़ा है। एक रिपोर्टर पूछता है कि अमित को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली च्यवनप्राश की, तो अमित जानबूझ के कहता है कि चंदन की गैंग में एक खबरी है जो ये इन्फॉर्मेशन देता है। वो रिपोर्टर्स को बोलता है कि 15 अगस्त के पहले तक चंदन महातो से शेखपुरा को आज़ाद कर दिया जाएगा। चंदन ये सब टीवी पे देख रहा होता है। च्यवनप्राश के पकड़े जाने के बाद चंदन की गैंग के सभी लोगों को डर लगता है कि ऐसा उनके साथ ना हो जाए। अमित ने काफ़ी मेंबर्स के फ़ोन को टैप कर रखा था और पैरेलली उनकी बातें सुन रहा होता है। उसी टाइम अमित के घर में मीता देवी आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे च्यवनप्राश से मिलने दिया जाए। च्यवनप्राश पुलिस रिमांड में होता है
इसलिए अमित मना कर देता है। लेकिन मीता देवी आईपीसी धारा गिनवाते हुए उसे अपने राइट्स के बारे में बताती है, तो अमित उसे 5 मिनट का समय दे देता है। मीता देवी कसार थाने जाती है च्यवनप्राश से मिलने। च्यवनप्राश की हालत देख के वो पूछती है कि पुलिस ने उसे बहुत मारा है क्या, जिस पे च्यवनप्राश बोलता है कि मारा तो नहीं है, लेकिन 3 दिनों से उसे सोने नहीं दिया है, और ऐसे ही बात करते वो सोने लग जाता है। तभी मीता देवी उसे कहती है कि वो चंदन से बात करेंगी और च्यवनप्राश को छुड़वाएगी। वही एक रात अमित और तनु अपने बेडरूम में होते हैं कि तभी उनकी लैंडलाइन बजती है। अमित जाने लगता है, तभी उसका मोबाइल फोन बजता है और उसे चंदन का नाम दिखता है। वो तनु को लैंडलाइन उठाने बोलता है और खुद मोबाइल लेके अपने ऑफिस रूम में चले जाता है। जैसे ही तनु फोन उठाती है तो लाइन के दूसरे साइड चंदन होता है। अमित अपने मोबाइल पे सुन के चौंक जाता है। वो तनु से जाके फोन ले लेता है और चंदन से बात करता है। चंदन उसे बोलता है कि च्यवनप्राश को टॉर्चर करना बंद करे, नहीं तो आज फोन किया है कल सीधे घर आ जाएगा। चंदन बोलता है कि 15 अगस्त का डेडलाइन जो दिया है उसे पकड़ने का, उसके पहले या तो एसपी डिस्ट्रिक्ट से बाहर चला जाएगा या फिर इस दुनिया से। ये कहकर चंदन फोन कट कर देता है। दूसरे दिन विनायक चंदन के अड्डे पे पहुंचता है। चंदन उसे बोलता है कि वो च्यवनप्राश को जेल से बाहर निकालने की तरकीब सोच रहा है, और विनायक से पूछता है कि एसपी को च्यवनप्राश के घर के बारे में कैसे पता चला। विनायक उसे बोलता है कि आज की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और ये एसपी बहुत स्मार्ट और इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है। हो सकता है कि वो हमारे मोबाइल के सारे कॉल्स सुन सकता है। और इस पे चंदन हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि मोबाइल को तो वायर भी नहीं है, तो इसे टैप कैसे करेगा वो। उसी रात मंत्री एक पान की दुकान पे फोन करता है। मंत्री चंदन का मोबाइल यूज कर रहा होता है और बोलता है कि थोड़े टाइम में वो और चंदन पान की दुकान पे आएंगे पान खाने। अमित ये बात सुनते ही रेडी हो जाता है और अपने आदमी लेके वहाँ चले जाता है। तभी फिर से पान वाले को फोन करके मंत्री बोलता है कि वो लोग आज नहीं आ पाएंगे। ये करके मंत्री और चंदन समझ जाते हैं कि अमित उनके मोबाइल फोन की सारी बातें सुन रहा है। दूसरे दिन अमित डीआईजी पासवान को स्टेटस बताता है कल का, तो डीआईजी कहता है कि वो सीधे लोकेशन ट्रेस करके चंदन को क्यों नहीं पकड़ सकता। अमित कहता है कि लोकेशन की रेंज 15 से 20 किलोमीटर की है और चंदन हर घंटे में अपनी लोकेशन बदलता है। फिर स्टोरी आगे जाती है 15 जुलाई 2006 की रात को, जब अमित का फोन बजता है। उस पे चंदन का कॉल होता है। चंदन जानबूझ के कॉल पे बताता है कि वो मंत्री से बात कर रहा है और इंदरपुर गांव में जाके मानिकपुर जैसा हत्याकांड करने की बातें करता है। चंदन बोलता है कि वो अभी 1 घंटे में इंदरपुर जाएगा और वहाँ के लोगों को मार डालेगा। ये सुनते ही अमित रेडी होता है और पूरी पुलिस फोर्स के साथ इंदरपुर के लिए रवाना हो जाता है। बीच रास्ते में उसको अग्रवाल समाज के त्योहार की झांकियां लग जाती है, जिसको पार करते हुए इसे थोड़ा टाइम हो जाता है। अमित एक रास्ते से जाते हुए राइट टर्न लेता है, तब चंदन उसी रास्ते पे अमित के घर के तरफ का रास्ता लेता है। अमित की बीवी तनु घर में अकेली होती है। अमित इंदरपुर पहुंचता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। पूरा गांव शांत और नॉर्मल दिखता है, जबकि चंदन अपने लड़कों के साथ अग्रवाल समाज के फंक्शन में आ जाता है। ये सब वही लोग होते हैं जो पहले चंदन को हफ्ता दिया करते थे, लेकिन अमित के कहने पे सबने हफ्ता देना बंद कर दिया था। चंदन कहता है कि ये यहाँ रह के यहाँ के पिछड़े लोगों की मदद नहीं करते, लेकिन बाहर के आए हुए एसपी की बात मान लेते हैं। वहाँ जायसवाल भी होता है, जो चंदन को वादा करता है कि वो फिर से उसे हफ्ता देना शुरू कर देंगे, लेकिन चंदन अपना मन बना के आया होता है। उसने अपनी ऑटोमेटिक गन उठा ली और सबने मिलके वहाँ के लोगों पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। वहाँ अमित अब भी अपने फोर्स के साथ इंदरपुर में था और तभी उसे फोन पे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि चंदन ने एक और हत्याकांड कर दिया है। अमित उस जगह पे पहुंचता है और वहाँ सबकी लाशें देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सीधे कसार जेल जाता है और च्यवनप्राश को मारने लग जाता है कि तभी रंजन कुमार आके उसे रोकता है। रंजन कुमार च्यवनप्राश को बताता है कि चंदन ने फिर से मानिकपुर जैसी हरकत की है और च्यवनप्राश को शर्म आनी चाहिए चंदन को अपना बड़ा भाई बोलते हुए। दूसरे दिन काफी लोग स्टेशन के बाहर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। वहाँ डीआईजी पासवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जिसमें वो कल रात हुए हत्याकांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेते हैं। अंदर जाके अमित जब उनसे पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि उन्हें अमित पे भरोसा है और अमित ही है जो चंदन को पकड़ सकता है। वही चंदन एक एम्बुलेंस में बैठ के गंगा नदी पे ब्रिज से जा रहा होता है और अपना मोबाइल नदी में फेंक देता है, क्योंकि चंदन को पता चल जाता है कि उसका मोबाइल टैप हुआ है। अब अमित को एक नया आइडिया सोचना पड़ता है चंदन को पकड़ने का। अमित दूसरे दिन स्टेशन जाता है, जहाँ कन्हैया भरद्वाज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। अमित उसे जाके सस्पेंड कर देता है, ये बोल के कि उसके एरिया में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है और वो एक्शन नहीं ले पाया, इसलिए। कन्हैया वहाँ से वर्मा जी के पास जाता है और उसे बोलता है कि उसका सस्पेंशन होल्ड पे डाल दीजिए। तभी
कन्हैया का फोन बजता है और लाइन पे अमित होता है। अमित उसे बोलता है कि उसका सस्पेंशन खत्म हो गया है क्योंकि अमित की ही एक अंडरकवर टीम ने चंदन को एनकाउंटर में मार गिराया है। ये सुन के वर्मा जी के होश उड़ जाते हैं और वो डॉक्टर वीरेंद्र को फोन करते हैं। यहाँ अमित ने वर्मा जी का फोन भी टैप करके रखा होता है जिसकी वो रिकॉर्डिंग सुन सकता है। यहाँ से अमित को डॉक्टर वीरेंद्र के बारे में पता चलता है जिसको काफी लोग फोन करके चंदन की मौत के बारे में पूछ रहे होते हैं। अमित सौम्या से डॉक्टर वीरेंद्र का नंबर टैप करने बोलता है। अमित वीरेंद्र और वर्मा जी का कॉल सुनता है जिसमें वीरेंद्र बोलता है कि उसने चंदन से बात की और वो जिंदा है। रंजन कुमार अमित को वीरेंद्र के बारे में बताते हैं कि एक गांव का ही डॉक्टर है जो चंदन का समर्थक है। अमित को तभी कॉल आता है, वो मीता देवी का फोन होता है वीरेंद्र को। मीता देवी बहुत जिद करती है चंदन से बात करने की, जिसपे वीरेंद्र उसे बोलता है कि वो 5 मिनट में उसे कॉल करेगा। तब फिर से अमित का कॉल बजता है और लाइन पे चंदन होता है मीता देवी से बात करते हुए। मीता देवी उससे नाराज होकर कहती है कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा है और फिर अचानक स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है जब मीता देवी कहती है कि वो चंदन से प्यार करती है। इस पे चंदन भी उसे कहता है कि वो भी उससे उतना ही प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर लेगा। यहाँ तीनों एकदम शॉक में आ जाते हैं कि इतने टाइम से मीता देवी और चंदन का अफेयर चल रहा था जिसकी खबर च्यवनप्राश को बिल्कुल भी नहीं थी। और यही ट्विस्ट पे एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। 7 की शुरुआत होती है जहाँ पे अमित को जस्ट पता चलता है चंदन और मीता देवी के अफेयर के बारे में, लेकिन वो रंजन और रविंदर को कहता है कि इस बात को वो किसी से ना बोले वरना चंदन समझ जाएगा कि उसका नंबर फिर से टैप हो चुका है। अमित सौम्या से कॉल की इन्फॉर्मेशन लेता है जिसमें सौम्या उसे बताती है कि चंदन के नंबर का लोकेशन साहिबगंज है, लेकिन सौम्या ने यहाँ चंदन के फ़ोन का IMEI नंबर भी ट्रैक कर लिया था जिससे उसे पता चलता है कि चंदन 2 सिम यूज़ कर रहा है, एक एयरटेल का है और दूसरा BSNL का। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि एक सिम का लोकेशन साहिबगंज आ रहा होता है तो दूसरे सिम का लोकेशन फरक्का आता है। अमित सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि साहिबगंज बिहार में आता है और फरक्का वेस्ट बंगाल में। तब उसे समझ आता है कि चंदन ऐसे लोकेशन पे रुका है जहाँ एक नंबर का टावर साहिबगंज तो दूसरे नंबर का टावर फरक्का आता है। अमित और उसकी टीम फिर उस एरिया में जाती है और ऐसी लोकेशन सर्च करती है जहां BSNL का टावर साहिबगंज और एयरटेल का टावर फरक्का आता है। वो लोग ऐसे लोकेशंस को मार्क करना शुरू कर देते हैं एंड फाइनली उन्हें 7.5 किलोमीटर रेडियस का एक एरिया मिलता है जिसमें उन्हें चंदन को ढूंढना होता है। वो लोग एक होटल में रुकते हैं जहां अमित 2 कांस्टेबल्स को बुलाता है इस ऑपरेशन में हेल्प करने के लिए। अमित रात में तनु से बात कर रहा होता है कि तभी उसके मोबाइल पे चंदन का नंबर आता है। चंदन यहाँ मीता देवी को फोन करता है क्योंकि मीता देवी की बेटी सुरभि का जन्मदिन होता है। मीता देवी उससे कहती है कि उसे उसकी बहुत याद आती है और वो जल्दी आके मिले। इस पर चंदन कहता है कि 15 अगस्त को बस 4 दिन है और उसके बाद SP शर्म के मारे यहाँ से निकल जाएगा और तब वो मीता देवी से मिलेगा। तब तक के लिए वो अपना फोन बंद कर देगा। ये सुनते ही अमित को टेंशन आ जाता है क्योंकि चंदन के फोन से ही उसे ट्रैक करने का प्लान था और अगर वो फोन बंद कर देगा तो ये मिशन फेल हो जाएगा। अमित तभी दिमाग लगाता है और चंदन के नंबर पे कॉल करता है। अननोन नंबर देख के चंदन फोन कट कर देता है लेकिन अमित के फिर से कॉल करने पे वो उठा लेता है। अमित बिहारी टोन में उससे बात करता है और अपने आप को एक पुलिस कांस्टेबल बताता है और बोलता है कि वो चंदन की ही कास्ट का है और बोलता है कि च्यवनप्राश को पकड़ने में चंदन के ही करीबी आदमी का हाथ है। चंदन नाम पूछता है लेकिन अमित बोलता है कि वो कल सुबह 10 बजे फिर से कॉल करेगा और बताएगा और वो फोन कट करके स्विच ऑफ कर देता है। यहाँ चंदन फिर से नंबर पे कॉल ट्राई करता है लेकिन वो स्विच ऑफ आता है। यहाँ अमित ने अपने दिमाग से चंदन का फोन स्विच ऑफ होने से बचा लिया। दूसरे दिन वो सभी लोगों के फोन पे पैरेलल लिसनिंग शुरू कर देता है ताकि वो लोग भी सुन सके उसकी और चंदन की बातें। अमित कहता है कि सिर्फ बातें ना सुने बल्कि बैकग्राउंड में क्या आवाज आ रही है वो भी सुने जिससे वो लोग एरिया का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ कांस्टेबल अजीत एक गाँव वाला बनकर डॉक्टर वीरेंद्र को झूठा बहाना देता है और उसको अपने साथ लेके चले जाता है। जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं अमित अपना फोन ऑन करता है और ऑन होते ही चंदन का फोन आ जाता है। अमित चंदन से बात कर रहा होता है और बाकी लोग भी अपने मोबाइल पे उनकी बातें सुन रहे होते हैं। सब लोग बैकग्राउंड में आ रही आवाज को सुनते हैं जैसे कि लकड़ी काटने की आवाज, एक औरत का झगड़ा करने का आवाज, मुर्गियों की आवाज। अमित अपने बात में उसे घुमाता रहता है और कहता है कि डॉक्टर वीरेंद्र ने उससे चंदन का नंबर दिया था और वो ठीक 10 मिनट में फिर से कॉल करेगा चंदन को च्यवनप्राश की अरेस्ट का इन्फॉर्मेशन देने। चंदन डॉक्टर वीरेंद्र को कॉल करता है लेकिन नंबर स्विच ऑफ आता है
क्योंकि अजीत ने उसे बांध के रखा होता है और उसका सिम भी फेंक देता है। अमित सबसे मिलता है और उनसे पूछता है कि उन लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। रंजन बोलता है कि उसे बैकग्राउंड में काफी सारी गाड़ियों की आवाज आई। रविंद्र कहता है कि उसे लकड़ी को घसने और काटने की आवाज आई और बाकी लोग कहते हैं कि उन्हें कोई औरत के झगड़े करने की और मुर्गियों की आवाज आ रही थी। इस पे अमित समझ जाता है कि चंदन हाईवे के पास वाले कारपेंटर मार्केट एरिया में हो सकता है। वो रंजन को कहता है कि वो अपनी बुलेरो लेके कारपेंटर एरिया में लगातार हॉर्न बजा के चक्कर मारते रहे और बाकी सब लोग डिवाइड होके कारपेंटर मार्केट में घूमे, ताकि जब भी चंदन के फोन पे हॉर्न का आवाज आए तो वो लोग समझ जाएंगे कि चंदन की लोकेशन कहाँ है। सब कारपेंटर एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं और रंजन बुलेरो लेके घूमता है। अमित फिर से कॉल करता है चंदन को, उसे बेफालतू की बातों में घुमाता है। रंजन हॉर्न बजाते हुए राउंड मारता है और तभी अमित को चंदन के फोन पे और अपने आसपास हॉर्न का आवाज आ जाता है। अमित समझ जाता है कि चंदन आसपास ही रुका है। वो रंजन को उधर ही खड़े होकर हॉर्न बजाने बोलता है और चंदन को बोलता है कि नेटवर्क इशू है, इसलिए वो छत पे आके बात करे। चंदन छत पे जाता है और तभी अमित को वो दिखाई देता है। बाकी सब भी हॉर्न का पीछा करते हुए वहां तक आ जाते हैं और देखते हैं कि लकड़ी का कारखाना भी वही है और चिकन की दुकान भी वही है जहाँ से मुर्गियों की आवाज आ रही थी। सबकी नजर चंदन पे जाती है, जिसे अभी तक समझ नहीं आता है कि ये सब पुलिस की चाल है। अमित वो घर में घुसता है और छत पे जाके चंदन को ढूंढ लेता है। चंदन हाथ ऊपर करके खड़ा होता है। जैसे अमित चंदन के पास जाता है, वो अमित का हाथ झटक देता है और वहां से भाग निकलता है। अमित और उसके साथी चंदन का पीछा करते हैं और चंदन पूरे मार्केट में भागता रहता है। भागते हुए वो रेलवे लाइन क्रॉस करता है और मेन रोड पे आ जाता है। एक आदमी की कार लेके वो भाग रहा होता है कि अमित उसका गला पकड़ लेता है। थोड़े दूर जाके वो रास्ते में रखे ड्रम से टकराता है और वहीं पे अमित उसे पकड़ लेता है और अपने गाड़ी में बैठा के वहां से निकल लेता है। बीच रास्ते में अमित डीआईजी पासवान को फोन करके बताता है कि उन्होंने चंदन को पकड़ लिया है। डीआईजी उसे कहता है कि उसे जल्दी से शेखपुरा वापस ले आओ और वो कहता है कि तब तक ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना उसके गैंग वाले बीच रास्ते में हमला करके उसे बचा सकते हैं। फिर से गाड़ी में बैठ के जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी अमित को फोन आता है मुक्तेश्वर चौबे का, जो अमित को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं और बताते हैं कि न्यूज में आ गया है कि चंदन को पकड़ लिया गया है। अमित को समझ नहीं आता है कि मीडिया में ये न्यूज कैसे लीक हो गई है। एक जगह रुक के अमित, रंजन और रविंदर ये फैसला करते हैं कि पास के पुलिस स्टेशन से नई गाड़ी लेते हैं ताकि किसी को उनकी गाड़ी के बारे में पता ना चले, वरना चंदन के समर्थक उन्हें बीच रास्ते में ही मार सकते हैं। उसी टाइम चंदन गाड़ी में बैठे दोनों कांस्टेबल्स को घूस देने की कोशिश करता है। दोनों को 5-5 करोड़ रुपए देने का वादा करता है और इतनी कंडीशन रखता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन वो दोनों उसे मारते हैं और बताते हैं कि वो दोनों वो पुलिस कांस्टेबल्स के बेटे हैं जिसको उसने और च्यवनप्राश ने जेल तोड़ के भागने के टाइम मारा था। अमित और उसके साथी गाड़ी चेंज करते हैं और वहां से शेखपुरा के लिए निकल जाते हैं। रात होने लगती है और चंदन की बेसब्री बढ़ जाती है क्योंकि उसे बचाने अब तक कोई नहीं आया होता है। वो अमित की बीवी के बारे में गंदी बातें कहना शुरू कर देता है, जिसपे अमित को बहुत गुस्सा आता है और वो रंजन को गाड़ी रोकने कहता है। गाड़ी से उतर के वो चंदन को बाहर निकालता है और उसे बहुत मारता है और अपनी गन निकाल के उसे बस शूट करने जाता है। तभी उसे डीआईजी पासवान का फोन आ जाता है। डीआईजी को अमित कहता है कि वो चंदन का एनकाउंटर करने जा रहा है, लेकिन डीआईजी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने से चंदन को लोग शहीद कहेंगे और पूजा करेंगे, उसे सजा लॉफुली मिलनी चाहिए। अमित रुक जाता है। रंजन तभी एक गंदा कपड़ा लाता है और चंदन के मुंह पे बांध देता है। शेखपुरा पहुंचते तक सुबह हो जाती है। अमित जैसे ही चंदन को हैंड ओवर करने जाता है तभी रविंदर आके उसे कहता है कि चंदन ने पूरे गांव वालों को डरा के रखा था, काफी लोगों को मार डाला था। एक बार अगर अमित उसे परमिशन दे तो वो चंदन को वही गांव में पैदल घुमा के उसका जुलूस निकालना चाहता है, ताकि सभी लोगों से उसका डर चले जाए। अमित मान जाता है और चंदन के हाथ बांध के पूरे गांव में उसका जुलूस निकालते हैं, उसे चप्पल का हार पहनाते हैं और मुंह भी काला कर देते हैं। ऐसे ही 15 अगस्त आ जाता है और अमित अपने वादे पे खड़ा उतरता है, लेकिन बिहार उस टाइम पे क्रिमिनल से मुक्त नहीं हुआ था। चंदन का डर लोगों में रहे, इसलिए उसके गैंग वाले गांव में घुसकर हवा में गोलियां चलाते हैं ताकि लोगों में डर बना रहे। चंदन और च्यवनप्राश दोनों कोर्ट में मिलते हैं। दोनों के केस की सुनवाई साथ में होती है। चंदन का डर अब भी लोगों में इतना था
कि कोर्ट में लाए गवाह अपने बयानों से मुकरने लग जाते हैं। जितने भी गवाह पेश होते हैं सभी अपनी पुलिस को दी हुई गवाही से पलट जाते हैं। रविंदर और रंजन गांव में जाके सबको समझाते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि चंदन की गैंग से प्रोटेक्शन वो देंगे, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। सबको अब भी चंदन का डर होता है। रंजन आखिरकार च्यवनप्राश से मिलता है और उसे कहता है कि वो गवाही दे चंदन के अगेंस्ट, लेकिन वो भी मना कर देता है। तब रंजन उसे चंदन और मीता देवी की ऑडियो क्लिप सुनाता है और कहता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सब सुन के च्यवनप्राश अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर भी गवाही देने से मना कर देता है। वैसे ही एक दिन तन्नू अपने बेटे अवी के साथ मंदिर जाती है। उनके साथ कांस्टेबल अजीत भी होता है। अजीत अवी को लेके खिलौने की दुकान पे रुका होता है और तब तक तन्नू मंदिर जाके आती है। मंदिर से निकलते ही तन्नू को दिखाई देता है कि एक आदमी हाथ में बॉम्ब लेके अवी की तरफ आ रहा है। तनु चिल्लाती है और अजीत का ध्यान उस आदमी पे जाता है। अजीत टाइम पे अवी को दूर करके खुद सामने आ जाता है। ये पता चलते ही अमित हॉस्पिटल आता है जहां तनु और अवी होते हैं। वो दोनों सुरक्षित होते हैं, लेकिन इसमें कांस्टेबल अजीत शहीद हो जाते हैं। अमित को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अजीत ही थे जिन्होंने स्टार्टिंग से अमित का हमेशा साथ दिया था। चंदन ने यहाँ गलती कर दी थी अमित की फैमिली पे अटैक करवाने की, क्योंकि अब तक पूरी लड़ाई पुलिस और चंदन के साथ थी, लेकिन किसी ने घर वालों पे अटैक नहीं किया था। अमित मुक्तेश्वर चौबे से मिलता है और तभी वहाँ विनायक आता है। मुक्तेश्वर विनायक को वार्निंग देते हुए समझाता है कि चंदन से रिश्ता तोड़ो और मीडिया में भी बता दो कि चंदन ने जो अटैक करवाया है अमित की फैमिली पे वो गलत है, ताकि उसकी कम्युनिटी के लोग चंदन का सपोर्ट देना बंद करें, वरना विनायक को आगे से पुलिस की कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। विनायक मान जाता है और मीडिया में आके बोल देता है कि चंदन एक गुंडा है और ऐसे आदमी को कोई भी सपोर्ट ना करे, बल्कि पुलिस की हेल्प करे ऐसे आदमी को सजा दिलाने में। ये सुन के वर्मा जी विनायक को फ़ोन करके सुनाते हैं, लेकिन विनायक बोलता है कि अमित लोढ़ा के पास वर्मा जी और काफ़ी लोगों के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो वो लीक कर सकता है, क्योंकि अमित ने उन सबका फ़ोन टैप कर रखा था। इसलिए विनायक भी वर्मा जी को चंदन से सारे कनेक्शंस तोड़ने की सलाह देता है। रंजन कुमार अब खुले हाथ से पहले मंत्री और बाद में डॉक्टर वीरेंद्र को मार देता है। अमित च्यवनप्राश से मिलने आता है और उसे बोलता है कि चंदन और मीता देवी का ऑडियो टेप बना के बाकी पुलिस वाले उसे मीडिया में देने की बात कर रहे थे, लेकिन अमित ने सबको मना किया, वरना च्यवनप्राश के बेटी की जिंदगी तबाह हो जाती। लेकिन अब अमित उसे धमकी देता है कि अगर उसने गवाही नहीं दी कोर्ट में तो ये टेप वो मीडिया में दे देगा। च्यवनप्राश डर जाता है। अगली सुनवाई में वो चंदन से मिलता है और उसे बोलता है कि अमित लोढ़ा की फैमिली पे अटैक नहीं करना था और ना उस पुलिस कांस्टेबल को मारना था, लेकिन चंदन तब भी उसकी नहीं सुनता है। कोर्ट में जाते ही चंदन के होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि सामने कटघरे में च्यवनप्राश खड़ा है उसके खिलाफ गवाही देने। लॉयर च्यवनप्राश का दिया हुआ बयान पढ़ता है जिसमें उसने स्टार्ट से लेके अब तक जो भी चंदन के साथ मर्डर किए हैं उसे वो कबूल लेता है, और कोर्ट ये सब सुन के चंदन को फांसी और च्यवनप्राश को उम्र कैद की सजा सुनाता है। कोर्ट रूम के बाहर अमित च्यवनप्राश से मिलता है। तब च्यवनप्राश कहता है कि चंदन को भले ही फांसी की सजा हो चुकी हो, लेकिन जब तक वो अपनी सजा को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक उसका डर बना रहेगा और वो बाहर उन सबको मारने की कोशिश करेगा जिसने उसे अंदर डाला है। अमित ये सब सुनता है और उसके बाद वो मीता देवी के घर जाता है। वहाँ वो च्यवनप्राश के बेटे और बेटी से मिलता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि अमित वापस पुलिस स्टेशन आता है और चंदन को बुला के उससे बात कर रहा है। ये सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ चंदन उसे कहता है कि वो हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और जब बाहर आएगा तब वो सबको ढूंढ के मारेगा। इस पे अमित उसे अपने फोन में खींची हुई फोटो दिखाता है। वो मीता देवी की बेटी सुरभि की फोटो होती है। चंदन फोटो देख के घबरा जाता है और तब अमित उसे बोलता है कि अगर दुनिया को पता चल जाएगा कि सुरभि चंदन की बेटी है तो लोग उसका जीना हराम कर देंगे। दोस्तों, सुरभि च्यवनप्राश और मीता देवी की बेटी नहीं बल्कि चंदन और उसकी पहली पत्नी की बेटी होती है। चंदन की बीवी उसे छोड़ के किसी और के साथ भाग जाती है। यही बात च्यवनप्राश अमित को कोर्ट रूम के बाहर बताता है, जिसका प्रूफ लेने अमित मीता देवी के यहाँ जाता है। और जब मीता देवी पानी लेने किचन में जाती है तब वो सुरभि से उसके पापा का नाम पूछता है, जिस पे वो चंदन महतो का नाम लेती है। अब चंदन समझ जाता है कि अगर उसने बदले की आग नहीं छोड़ी तो अमित सबको बता देगा कि सुरभि उसकी बेटी है और सुरभि की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए चंदन कोर्ट के द्वारा दिए पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ से चले जाता है। और ऐसे ही दोस्तों अमित लोढ़ा ने एक बहुत खूंखार क्रिमिनल को पकड़कर उसे जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया। यहाँ पे खाकी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये पूरी सीरीज़ एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके प्लीज़ बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए एक्सप्लेनर वीडियो के साथ। जल्द ही मिलते हैं। बाय बाय।